कि जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कि अगर रामलीला सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल जी 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। कि फंडिंग नहीं हो रही है, फंडिंग नहीं हो रही। आप अपने स्टेट से पूछो ना भाई, खर्च किया क्या? अखिलेश जी आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। फिशरी सेक्टर में कोई प्रयास नहीं हुआ, फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया, फिशरमैन नेग्लेक्टेड है, फिशरमैन इंडिफरेंस है। कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। 1 अप्रैल 2025 बजट सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन। एक बार फिर से सदन में सपा सांसद रामजी सुमन की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कोस्टल शिपिंग बिल और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा हुई। सवाल जुडिशरी में सुधार का भी उठा और बढ़ते हेट क्राइम का भी। नमस्कार, गौरव श्यामा पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर संसद में क्या क्या हुआ। शुरुआत करेंगे राज्यसभा से। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। तृणमूल सांसद डोला सेन ने मतदाता पहचान पत्र के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसके बाद आए सपा सांसद रामगोपाल यादव। उन्होंने सपा सांसद रामजी सुमन को मिल रही धमकियों का जिक्र करते हुए उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामलीला सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल जी 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। प्रोफेसर साहब किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामलीला सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं। रामलीला सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। इसके बाद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीएमके सांसद तिरुचि सिवा ने भी राज्यसभा सांसद रामजी सुमन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आश्वस्त किया कि संबंधित संस्थाएं जो हैं जो भी जरूरी होगा कदम उठाएंगी, लेकिन ये भी कहा कि जब बयान संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया तो फिर लगातार इस पर बोलते रहने की जरूरत नहीं थी, सांसद को इस पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सामने आने के बाद लगातार जुडिशरी में सुधारों की बात हो रही है। कोलेजियम सिस्टम में बदलाव और रिटायरमेंट के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड तय करने की मांग हो रही है। आज राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पुलिस रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म की तरह जुडिशरी में भी व्यापक सुधार का मुद्दा उठाया। सर, जहां तक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात है, समय समय पर कोलिजियम सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स यानी कि खामियां लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स, लीगल ल्यूमिनरीज के बयानों के माध्यम से सामने आई और शायद इसी के चलते एनजेएसी जैसे कानून को लाने की जरूरत भी पड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि कोलिजियम स्वयं ही अपने आप को रिफॉर्म करे, अपने आप को रीइन्वेंट करे, ताकि दो चीजें जिसको लेकर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, जिन दो विषयों पर कोलिजियम सिस्टम की को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे दूर किया जाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने जिसमें सीनियरिटी पर, मेरिट पर और इंटेग्रिटी के आधार पर नियुक्ति हो। राज्यसभा में बढ़ते हेट क्राइम का भी मुद्दा उठा। राज्य सांसद मनोज झा ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की मांग की। कि गैस चेंबर यूं ही नहीं बन गया था, उसके पीछे घृणा की एक परंपरा थी और वही हमने बोस्निया में देखा, वही हमने कंबोडिया में देखा, वही हमने रुवांडा में देखा। मैं अपने देश को उस फहरिस्त में शामिल होते नहीं देखना चाहता, मेरे कोई साथी नहीं देखना चाहते। सर, जब पर्व त्योहार आजकल आते हैं ना तो कपड़े नए, मिठाइयां नहीं, मन में रहता है किसी तरह पर्व त्योहार बीत जाए, शुभ शुभ करके बीत जाए, कोई हादसा ना हो। ये हमने अपनी हकीकत बना ली है। ट्रेजेडी कॉमेडी में तब्दील हो जाती है और इतिहास के बासी पन्नों में घुस करके हम झगड़े कर रहे हैं। एक सिनेमा आता है और उस पर बाड़ों में बढ़ जाते हैं। सर, बस आखिरी टिप्पणी ये करूंगा, कुर्बतें होते हुए भी, माननीय सभापति महोदय, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं,
कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। ये हद तोड़ने की जरूरत है। जय हिंद साहब, शुक्रिया इस मौके के लिए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट 2% से बढ़ाकर 4% किए जाने की मांग की। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस नैरेटिव से निकल जाइए कि फंडिंग नहीं हो रही, आप राज्य सरकारों से पूछिए कि खर्च किया क्या। विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि यह नैरेटिव न बनाया जाए कि स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं है और 2%, 3%, 1%, 1.5% आप कहते हैं। प्रधानमंत्री अभीम योजना में 64,180 करोड़ हैव बीन सैंक्शनड। एक मिनट। उसमें से जब हम उसकी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, सारी चीजों को गैप को भरने के बाद, तो यूटिलाइजेशन समवेयर अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस हुआ है। उसी तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन में 70,000 करोड़ हैज बीन सैंक्शन, अमाउंट रिलीज 27,000। क्यों? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं आता है। इसलिए इस नैरेटिव से निकल जाएं। सबसे पहले वी हैव टू कम आउट ऑफ द नैरेटिव कि फंडिंग नहीं हो रही है। आप अपने स्टेट से पूछो ना भाई, खर्च किया क्या। राज्यसभा में अपने बयान की वजह से विवादों में आए सपा सांसद रामजी सुमन आज फिर से सदन में बोले। क्या बोले, सुनिए। सभापति महोदय भी, मंत्री जी ने बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मैं आग्रह यह करना चाहूंगा आपके मार्फत सभापति महोदय कि भारत सरकार जो कुछ लागू करती है, यहां से जो आदेश जाते हैं, फरमान जाते हैं, और सरकार जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो राज्य सरकार के मार्फत करती है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जो यहां से दिशा निर्देश जारी करते हैं राज्य सरकारों को, अगर राज्य सरकार वो दिशा निर्देश आपका पालन नहीं कर रही है, तो क्या आपने कोई ऐसा तंत्र विकसित किया है, मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसके चलते राज्य सरकारों पर आप नियंत्रण रखें, उनकी निगरानी करें, और जिस मंशा से आपने राज्य सरकार को लिखा है वो मंशा आपकी पूरी हो। मैं ये जानना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका जवाब दिया। प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज के बारे में बोलती है और प्रदेश सरकार लचर है, शब्द उन्होंने उपयोग किया। मैंने आपको कोट किया पर आपने लचर शब्द यूज नहीं किया था। इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट हैज टू इंक्रीज एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। दो बातें मैं यहां पर कहना चाहता हूं। प्रदेश सरकार ने और सभी प्रदेश सरकारों ने स्वास्थ्य को निचले स्तर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 पेश किया। बिल पर चर्चा के बाद बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया। इसके बाद राज्यसभा में त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार सहकारिता को किसानों से छीनकर पूंजीपतियों को देने का षड्यंत्र कर रही है। कि आज केंद्र सरकार ने सहकारी मंत्रालय बनाया। पूर्व में यह मंत्रालय कृषि विभाग के साथ था। हमेशा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन किस उद्देश्य के साथ और किस मंशा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता को अलग किया और सहकारिता को कृषि से अलग करके गृह मंत्रालय के साथ जोड़ा, ये क्या राज छिपा है मैं कह नहीं सकता। आज इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें क्या राज छुपा है, तो जोशी जी आप पता नहीं लगा पाओगे। ये गुजरात का मामला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस कान आप देख रहे हैं, आई एम नॉट यील्डिंग, इस बिल के माध्यम से कोऑपरेटिव का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। यानी कि कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है और कोऑपरेटिव सहकारिता जो है, वो सहकारिता किसान और मजदूरों के हाथ से निकालकर उसे उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र है।
जवाब में भाजपा सांसद बाबू भाई देसाई ने बिल के फायदे गिनाए। यह विधेयक त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करेगा, जिससे यह अपने निर्णय लेने में अधिक सक्षम होगा। नई निगरानी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालय में अनियमितता को रोका जा सके। राज्यसभा से अब चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई प्रश्नकाल के साथ। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसानों की कर्ज माफी के बारे में कृषि मंत्री से सवाल पूछा। सवाल जवाब सुनिए। तो क्या सरकार, जो आपने जवाब दिया है 31 दिसंबर 2024 तक किसानों का 10.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है, क्या किसानों का वो कर्ज आप माफ करने का काम करेंगे? साथ ही साथ जो 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा को आपने वायदा किया था C2+50 के हिसाब से किसानों को लागत मूल्य देने का, वो भी देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं और इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण। अब मैंने ऋण की बात बड़ी बताई, ऋण का प्रभाव भी बढ़ रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से किसान की आय भी निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, पहले की सरकारें क्या कभी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देती थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें क्या कभी किसान मानधन योजना बनाई थी? क्या पहले की सरकारों ने कभी अच्छी उपज वाले बीज दिए थे? क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सकारात्मक सोचते हैं। हमारा संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना, और वो बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान का जवाब खत्म हुआ तो सपा सांसद अखिलेश यादव कृषि मंत्री से कुछ पूछते नजर आए। जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अखिलेश जी हमेशा लेट हो जाते हैं। वेजन पांडा, प्रश्न संख्या 423। आप आपके सदस्यों को पहले सलाह दिया करो आने के पहले ही क्या पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी सदैव लेट हो जाते हैं। टाइम पे आते तो बात करने में मजा आता, समय पे लेट हो जाते हैं। मैं आय बढ़ने के भी 17 उदाहरण उनको दे दूंगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कई सांसदों की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। कई सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए और कुछ वेल में आ गए। स्पीकर ने अखिलेश यादव से सपा सांसदों को शांत बिठाने और प्ले कार्ड न लहराने की अपील की, लेकिन अपील का कोई असर न हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। सपा सांसद रामजी सुमन के घर हुए हमले के विरोध में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों ने सदन के बाहर भी प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। 2 बजे कार्रवाई लोकसभा की दोबारा शुरू हुई। मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर 3 करोड़ गरीब मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाया। कई अन्य सदस्यों ने भी सवाल उठाए। डीएमके सांसद कनिमोझी ने श्रीलंका नौसेना की ओर से नौकाएं जब्त करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मिट्टी में लगातार हो रहे कटाव पर चिंता जताई। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने मछुआरों के लिए घर बनाने की योजना के बारे में पूछा और शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने मछुआरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इन सबका जवाब दिया। 2013-14 में आपके शासनकाल में 30,212 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। आज 23-24 में दोगुना 60,523 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने का काम हुआ। 10 वर्ष में हमने दोगुना करने का काम किया है। तो इसलिए कोस्टल इलाके में इस प्रति झींगा के उत्पादन में आपके शासनकाल में 3.22 लाख टन होता था। मोदी जी के शासनकाल में 23-24 में 11.84 लाख टन झींगा का उत्पादन हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि फिशरी सेक्टर में कोई
प्रयास नहीं हुआ, फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया, फिशरमैन नेग्लेक्टेड है, फिशरमैन इंडिफरेंस है। ये क्या तरीका है? ये नहीं है। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पेश किया। यह बिल भारत के कोस्टल एरिया में जो 12 नॉटिकल मील का होता है समुद्र तट से व्यापार और जहाजों के आवागमन को रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि ये बिल राज्यों की शक्तियों को कम करता है और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाला है। सारी शक्ति केंद्र के हाथों में देता है। शिपिंग महानिदेशक को लाइसेंस और नियम बनाने का अधिकार देना राज्यों की भूमिका को कम करता है। तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल जैसे तटीय राज्य इस विधेयक में अपनी आवाज खो रहे हैं। क्या ये संघवाद का सम्मान है? हम मांग करते हैं कि राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सरकार कहती है कि यह विधेयक रोजगार बढ़ाएगा, लेकिन ये बड़े कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला है, ना कि मछुआरों या छोटे जहाज मालिकों को। मनवर 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह मुंद्रा से अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं, जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा संभालते हैं। औसतन हर 500 किलोमीटर तट पर एक अडानी बंदरगाह है। ये अभूतपूर्व विस्तार, जिसका ज्यादातर हिस्सा अधिग्रहणों के जरिए हुआ है, पिछले 10 सालों में ये चिंता का विषय है। भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने इस बिल को बुनियादी ढांचे को विकसित करने वाला बताया। सेवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुरक्षा मानकों के सख्ती में पालन, और इससे आप बार बार हमारे विपक्षी मित्र ये शंका, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब विदेशियों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं कनेक्शन हमको दूसरा दिखाई देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तटीय शिपिंग दौरान सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे समुद्री दुर्घटनाओं में की संख्या में कमी आएगी। यात्रियों तथा माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इस बिल से हमारी हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बंदरगाहों और जहाजों के में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के बंदरगाहों में हाइड्रोजन हब स्थापित करने की योजना बनाई है। और ये भी अपने आप में जिस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में हरित क्रांति आई है, ऐसे जल के क्षेत्र में इससे हरित ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि लोकसभा में कल यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। बिल पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है, साथ ही अपने सहयोगी दलों से भी इसकी अपील की है। वक्फ बिल पर दोनों सदनों में मिलाकर 8 घंटे की चर्चा होगी, यानी कल का दिन रहेगा काफी इंटरेस्टिंग। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए खबरगांव के साथ।